लास्ट टाइम जब कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर की चर्चा हो रही थी तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर में उसके लिए लिखा गया था कि अगर बाय द वे हमको कोई स्फीयर दिया जाता है S1 बराबर 0 और हमें दूसरा स्फीयर दिया जाता है S2 बराबर 0, तो इन दोनों स्फीयर के रिस्पेक्ट में जो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर होगा उसका इक्वेशन लिखा जाता था S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 बराबर 0। इसकी चर्चा हो चुकी थी। ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ लैम्डा की एक एक वैल्यू चूज़ करते जाएंगे और हमको सिस्टम का एक एक स्फीयर मिलता जाएगा। अब हम कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर का ठीक एक सिंपल या सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखने जा रहे हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब एक ऐसा फॉर्म होता है जो बड़ा सीधा साधा होता है। जैसे इसमें तो S1 S2 इनके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम जो बात कर रहे हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि हम बड़े सीधे से शब्दों में कभी कभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त उसका आसान बड़ा ज़्यादा वो कह सकते हैं उसका इस्तेमाल मेरे लिए बड़ा आसान होगा। अच्छा, कोई चीज़ अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में की जा रही है तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ ना कुछ एजम्पशंस ऐसे लिए जाते होंगे। जैसे एक किसको एग्जांपल समझते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म को। बाय द वे, जैसे आपको किसी घर में न्योता वोता देना है, ठीक, तो अब अगर इस घर में न्योता देना है और तुमको पता है इस घर में 4 तरह के लोग रह रहे हैं, तो 4 तरह में से एक का बिहेवियर तुमको पता है या 3 लोगों का बिहेवियर ऐसा है कि उन 3 लोगों को कार्ड दोगे तो झोली भर की कहानी पूछेंगे कि मतलब अभी रिश्ता अभी काहे कर दे रहे हो, या देर से कर रहे हो तो काहे के लिए कर रहे हो, या किसको किसको बुला रहे हो, काहे के लिए बुला रहे हो, उनको तो नहीं बुलाना चाहिए। ये सारी नौटंकी नहीं, तो आप करते क्या हो ना, इस घर का उस आदमी को खोजते हो जो गऊ होता है, एकदम सीधा साधा। उस आदमी को पकड़ो, भैया इनको हम कार्ड थमा रहे हैं, अब अपने घर वालों को तुम डील कर लेना। इनको कार्ड थमा दिए, अपना चल दिए। तो ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है कि भैया ये है एक ही घर, कार्ड हम उसी घर में दे रहे हैं, लेकिन उसी घर में 3 ठो प्रपंची बैठे हैं, उसी घर में एक गऊ आदमी बैठा है, तो 3 प्रपंची को कार्ड दोगे। न्योता देने में कठिनाई है, लोग ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, ना एक कप चाय नहीं पिलाने वाले, लेकिन बैठा के कबोधन झोली भर का करेंगे। और वो जो गऊ आदमी है उसको सीधे से कार्ड थमा दो, वो बाकी सबको डील कर लेगा। इसी तरीके से हम जब न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कई चीज़ें, जब कोई खास इन्फॉर्मेशन ही ना दी जाए, तो खास इन्फॉर्मेशन आप दे नहीं रहे हो और हमसे खूब जम करके इक्वेशन निकालना चाह रहे हो, तो हम क्या करेंगे, हम दुनिया में जितने सिस्टम पड़े हुए हैं उसमें से अपने मतलब का सबसे आसान वाला सिस्टम उठा लेंगे और मेरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में ही हम आपको आपका जवाब दे देंगे। अब आप ये भी नहीं कह सकते हो कि मैंने जवाब गलत दिया है, और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि मतलब मेरा जवाब परफेक्टली सही है। दोनों बातें नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो पर्टिकुलर सिस्टम को मान करके तब चले हुए हैं। तो अब जो हम बताने चल रहे हैं सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म, उसमें एक एजम्पशंस माना जाता है कि मेरे सिस्टम में जितने भी स्फीयर आ रहे हैं उन सब के सेंटर केवल और केवल एक्स एक्सिस पर है। मतलब कल को कोई एक और सिस्टम बनाना चाहे तो उसमें सारे के सारे सेंटर वाई एक्सिस पर ले ले या सारे के सारे सेंटर जेड एक्सिस पर ले ले। ठीक, लिखना, हेडिंग डाल देना, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ the equation of coaxial spheres कोएक्सियल स्फीयर का, ठीक, इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल स्फीयर पहले भी बोल चुके हैं। कोएक्सियल स्फीयर पूरा एक सिस्टम होता है, एक दो स्फीयर नहीं होते हैं, इसके अंदर स्फीयर का पूरा झुंड होता है। कहते हैं ये पूरा का पूरा स्फीयर का परिवार है, और उसी परिवार का इक्वेशन अब तक हम लिखते आए हैं S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये लिखते हैं, या इन जनरल लिखते आए हैं S प्लस लैम्डा P इक्वल टू 0, ऐसा लिखते आए हैं। अब हम इसको और सिंपल फॉर्म में लेकर के जा रहे हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब ही यही होता है कि काम हम भी वही करेंगे, बस खाली उतनी नौटंकी नहीं करेंगे। जैसे मोबाइल का ही दौर है, तो मोबाइल में अब कुछ लोग एप्पल का मोबाइल खरीद करके बैठे हुए हैं। ठीक भैया, तुम्हारी हैसियत तुम एप्पल का खरीदो, अपनी हैसियत नहीं, अपने सैमसंग गैलेक्सी J7 नेक्स्ट ही चलाने वाले हैं, तो हम सैमसंग गैलेक्सी J7 नेक्स्ट खरीदे हैं। तुम भी मुँह टेढ़वा सेल्फी लोगे, हम भी मुँह टेढ़वा सेल्फी ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। तुम्हारी थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर होगी, 2 दांत टूटे होंगे वो भी नजर आएंगे, अपने नहीं टूटे होंगे तब भी नहीं नजर आएंगे। तो सेम कंडीशन, मेरा सिंपली है ये भी मोबाइल है, ये भी मोबाइल, लेकिन इसको बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो हद दर्जे की कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह जो कुछ भी लिए हैं ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसके दाम ज़्यादा हैं। मेरे मोबाइल को बनाने में टेक्नोलॉजी वही इस्तेमाल हुई है, लेकिन
इससे सस्ती वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। तो निश्चित तौर पर मेरे सॉफ्टवेयर की जटिलता भी इसकी तरह नहीं होगी। इनका सॉफ्टवेयर काफ़ी हार्ड होगा, इनके लॉक को तोड़ने में दिक्कत होगी, बहुत नौटंकी होगी। मेरे लॉक को कोई भी हथौड़े मार के तोड़ देगा। ठीक, तो इसी तरीके से ये भी मोबाइल है, काम वही करेगा, ये भी मोबाइल है, काम वही करेगा, लेकिन ये कैसा होगा, सिंप्लीफाइड होगा। और दुनिया इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड लेगी नोकिया 1600, हद दर्जे का सिंप्लीफाइड। थोड़े काम इसमें कम हो गए, काम इसमें कम हो गए तो बहुत आसान हो गया। इसकी बैटरी चलेगी 2-3 दिन तक चार्ज करके, ये लोग टूटेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अब यही फॉर्म, ये जो फॉर्म आ रहे हैं ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, क्योंकि इनको बनाने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम नहीं है, लेकिन इसको बनाने में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो यही हाल हम करने चल रहे हैं स्फीयर के केस में। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर तैयार कर रहे हैं, जिसमें से एक फॉर्म हम सिंप्लीफाइड बना रहे हैं, जो सबसे आसान फॉर्म होगा, जिसमें मुझको बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, लिखना, लेट अस टेक, सबसे पहला एजम्पशन से ही हमें आसान रास्ते पर पटक देता है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो स्फीयर स्पेस में अगर मौजूद हो, ध्यान देना, अगर ये स्फीयर स्पेस में मौजूद हो, ठीक, ये सबके सेंटर एक ही लाइन पर होते हैं। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जितने भी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर होते हैं, इनके जो सेंटर होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। ठीक, तो सारे लोग एक लाइन पर हैं, लेकिन ये स्पेस में मौजूद है, तो इसके पास तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, -u1 -v1 -w1। इसके पास भी तीनों होगा, -u2 -v2 -w2। इनके पास भी तीनों, ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों। तो जितने सिस्टम में स्फीयर हैं सबके पास अपने अपने मौजूद सेंटर हो गए। और सेंटर में भी हम कह रहे हैं स्पेस में मौजूद लटके पड़े हैं, तो इसका मतलब तीनों कोऑर्डिनेट जितना है। जिस दिन इसका निकालने जाए तीनों कोऑर्डिनेट निकालना होगा, इसका निकालें सेंटर तो तीनों निकालना होगा, इसका सेंटर निकालें तो तीनों निकालना होगा। हो गए कॉम्प्लिकेटेड। यहीं पर सारे लोग, इनकी भी गुड़धराई, इनकी गुड़धराई, सबकी गुड़धराई ही चालू है। तो इसका मतलब हम कहते हैं नहीं, हमको ऐसा चाहिए ही नहीं, हम तो उस आदमी को पकड़ेंगे जो मेरे लिए बहुत आसानी से काम करेगा। हम कहते क्या हैं कि हम सिर्फ उस सिस्टम को डेवलप करेंगे जिस सिस्टम में जितने स्फीयर हैं उनके सबके सेंटर, ये जितने स्फीयर आ रहे हैं उनके सबके सेंटर एक्स एक्सेस पर बैठेंगे। लो, सेंटर पे ही रख रहे हैं, ठीक, सारे सेंटर एक्स एक्सेस पर। और सोचो जिस दिन सारे सेंटर एक्स एक्सेस पर बैठ गए, मेरा काम हद दर्जे का आसान हो गया। अब इसका भी सेंटर खोजने जाएंगे तो इसके सेंटर में केवल एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, बाकी वाई और जेड कोऑर्डिनेट कैसे रहेंगे, 0 0। जिस दिन इन पर आएंगे, इनके लिए सेंटर पता करने दूसरे स्फीयर के लिए, तो इसके पास भी केवल एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई और जेड कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 0 0। इनके पास आएंगे तो इसके पास भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा कोई, जैसे x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, और ये कोऑर्डिनेट कैसा, 0 0। तो इसका मतलब इन सारे लोगों के लिए हम जब भी सेंटर निकालने के लिए जाएंगे, मुझको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ x कोऑर्डिनेट ही निकालना पड़ेगा, बाकी हमको y और z हम आँख बंद करके कितना भर देंगे, 0 0 भर देंगे। और इस दौरान हम कहेंगे ये मेरे लिए सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो हम इस जो ये जो सिस्टम बना, जहाँ पर सारे के सारे सेंटर एक्स एक्सेस पर हो गए, इसका इक्वेशन लिख लेंगे और हम उसको कहेंगे दैट्स द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल स्फीयर। एक्स एक्सेस भी हो सकता है या पूरा घुमा दें। यही सारे सेंटर हम वाई पर ले रहे हैं, यही सारे सेंटर हम जेड पर ले रहे हैं, तो किसी भी एक पर कर देंगे, वो मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स का। ठीक, शुरुआत करते हैं। सिंप्लीफाइड का मतलब यही होता है कि कम में अपना काम चल जाए, बस खाली लिखना। लेट अस टेक, माना हम लेते हैं, लेट, अच्छा ये हेडिंग तो हो ही गई होगी, तो इसे हम हटा दें। अब इसी हेडिंग के अंतर्गत लिख रहे हैं, लेट अस टेक, माना हम लेते हैं, लेट अस टेक द सेंटर, let us take the centers of all the spheres, let us take, माना हम लेते हैं, the centers of all the spheres, सिस्टम में जितने भी स्फीयर्स हैं उन सब के सेंटर्स को हम लेने चल रहे हैं। centers of all the spheres of the system of the system, ठीक, to lie on the x axis, on the x axis, ठीक। then तब ऐसे केस में then equation of
सच अ सिस्टम, तब ऐसा जो सिस्टम होगा, कैसा सिस्टम, वो सिस्टम जिसमें मौजूद जितने भी स्फीयर हैं सब का सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई करे, उसका हम इक्वेशन लिखने चल रहे हैं। देन द इक्वेशन ऑफ सच अ सिस्टम ऑफ स्फीयर्स, सच अ सिस्टम ऑफ स्फीयर्स इज, ये दिया जाएगा। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, तुम लोग मत लिखना अभी। स्फीयर का जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन होता था। और जो ये जनरल इक्वेशन होता था तो इसके सेंटर आते थे -u -v -w। लेकिन अब सोचो, हम जो सिस्टम मान रहे हैं, हम पूरे सिस्टम में जितने भी सेंटर आ रहे हैं वो सारे यक्स एक्सिस पर हैं। तो यक्स एक्सिस पर जिंदा रहने का अधिकार केवल यक्स कोऑर्डिनेट को होता है। पूरे यक्स के घर में वाई और जेड मुर्दा पड़े रहेंगे, यानी इनकी वैल्यू 0, इनकी वैल्यू 0। तो वी और डब्ल्यू के 0 होते ही ये पूरा हिस्सा खत्म हुआ और u बचा रहेगा। u अलग अलग अपनी वैल्यू देता रहेगा, क्योंकि एक स्फीयर तो है नहीं सिस्टम में, एक से ज़्यादा स्फीयर हैं, तो u की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इसका मतलब मेरे सिस्टम का इक्वेशन बना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी बराबर 0। v और w ये खत्म हो गए। लिख रहे हैं इस बात को, एक्स स्क्वायर ठीक प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आया। ठीक, लेकिन अब इस सिंप्लीफाइड फॉर्म पर हम चर्चा करेंगे कि d और v, चूंकि यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, दो ही कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं u और d, तो इनकी चर्चा करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि लिख तो हम दिए अपनी मर्जी से, दिक्कत ये है कि जब हम सिस्टम को बना रहे हैं तो सिस्टम पहले ही, इसके पहले की स्टडी में सिस्टम एक शर्त रख चुका है। शर्त ये है कि इस सिस्टम में जितने स्फीयर आएंगे उन सारे स्फीयर के लिए रेडिकल प्लेन यूनिक होना चाहिए, वो अलग अलग नहीं होगा। किसी भी दो मेंबर को उठाएंगे तब जो रेडिकल प्लेन आएगा, अगले दो मेंबर को उठाने पर वही रेडिकल प्लेन आना चाहिए। तो क्या इस सिस्टम के अगर हम दो स्फीयर निकालें, पहला S1 निकालें, दूसरा S2, तो S1 S2 के लिए जो रेडिकल प्लेन आए वही रेडिकल प्लेन बाकी सब पर आना चाहिए। तो अब इसकी चर्चा करते हैं कि क्या ये सचमुच में सही होगा या कुछ और शर्तें इसके ऊपर लगानी पड़ेंगी, चेक करते हैं। ठीक, अब ये सारी बातें करने के लिए हमको इस सिस्टम से दो मेंबर को लाना पड़ेगा। मतलब किसी के घर के बारे में बात करनी है तो निश्चित तौर पर उसके घर के आदमियों को तो बैठाना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि आप पड़ोसी से बतिया लें और उनके घर की सारी चर्चा आप ही कर डालो कि कल बाप मरे थे, आज बेटवा मरे थे, कल परसों ये हुआ था, वो हुआ था। नहीं, इनको बैठा करके चर्चा करनी पड़ेगी कि भैया आपके घर में चल क्या रहा है। तो इसके दो मेंबर को लेकर के आते हैं। लेट, पहला मेंबर, लेट S1 इज इक्विवेलेंट टू, पहला मेंबर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सारा दारोमदार है u पर और d पर। तो पहला मेंबर हुआ 2u1x प्लस d1 बराबर 0, ये पहला स्फीयर आया। ठीक, दूसरा मेंबर हम ले रहे हैं S2, ये ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक, be the two members of system 1। माना जो ये सिस्टम हमने लिखा है, इस सिस्टम के ये दो मेंबर हैं, be the two members of system 1। अच्छा, अगर ये दो मेंबर हैं तो दो मेंबर के पता होने पर हम रेडिकल प्लेन आसानी से निकाल सकते हैं। लिखना, देन रेडिकल प्लेन इज, देन रेडिकल प्लेन इज, तब रेडिकल प्लेन होगा S1 माइनस S2 बराबर 0। ये बातें हो ही चुकी थी। ठीक, और S1 माइनस S2 बराबर 0 हुआ तो जरा घटाओ दोनों को, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कटेगा, बाहर आएगा 2u1 माइनस u2 x प्लस d1 माइनस d2 बराबर 0। यानी इम्प्लाइज दैट 2u1 माइनस u2 x प्लस d1 माइनस d2 बराबर 0। और यहीं पर लंका लगी। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको 4 रखें, इसको 6 रखें, d की वैल्यू वेरिएबल ले लें,
डी वेरिएबल है, डी बदल रहा है, तभी तो हमने पहली बार D1 रख दिया, दूसरी बार D2 रख दिया। और जब ये दोनों बदल गए तो गौर करो D1 माइनस D2 एक बार, जैसे यहाँ पर डी वेरिएबल है, पूरे सिस्टम में डी को वेरिएबल किया तो यहाँ 3 रखो और यहाँ पर 2 रख दो, तो यहाँ आएगा 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 आएगा। तो पहला रेडिकल, हम आगे का नहीं देख रहे, जो आए भाड़ में जाए, अपने से नहीं मतलब, यहाँ कुछ भी आता है लेकिन प्लस साथ में कितना आता है 1 इक्वल टू 0। अब की बार हम कह रहे हैं इस पर यहाँ पर 8 रख दो, यहाँ पर 2 रख दो, तो 8 और 2 रखने पर देखो यहाँ 8 माइनस 2 आपकी कितना आया 6, यानी पहले प्लेन के इक्वेशन में यहाँ 1 आया, दूसरी बार प्लेन का इक्वेशन लिखने पर यहाँ कितना आया 6 आया। D1 D2 फिर से बदल दो तो फिर यहाँ कोई नई बात आएगी, प्लेन में हर बार कांस्टेंट टर्म बदल रहा है, तो इसका मतलब ये प्लेन हर बार अपने आप को बदल रहा है, जबकि हम इसको माने क्या है, ये कौन है रेडिकल प्लेन। और रेडिकल प्लेन पूरे सिस्टम के लिए जो एक बार आएगा वही आखिरी तक रहेगा, रेडिकल प्लेन बदलना नहीं चाहिए। हम पहले ही बोल चुके हैं रेडिकल प्लेन पूरे के पूरे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर के लिए यूनिक बना रहता है, वो बदलने वाला नहीं है, चाहे आप जिस मेंबर के साथ काम करो। तो इसका मतलब हुआ ये मगजमारी कहती है कि जो रेडिकल प्लेन यहाँ निकला हुआ है ये डी पर डिपेंड कर रहा है, डी पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपने डी को वेरिएबल लिया तो इसका मतलब यहाँ D1 और D2 अलग अलग आते रहेंगे और हर बार अलग अलग रेडिकल प्लेन मिलता रहेगा। और ये थ्योरी सीधा अपोज करती है कोएक्सियल सिस्टम की थ्योरी को। तो इसका मतलब D को बदलना नहीं चाहिए। D ना बदलने के लिए मेरे पास बस एक रास्ता है, इस D को ही वेरिएबल ना कहा जाए, इस D को फिक्स कर दो। जैसे इस D को किसी ने कह दिया ये D भैया केवल और केवल 10 हो सकता है, तो जब ये 10 हो सकता है, सोचो पूरे कोएक्सियल सिस्टम में सब बदले हमसे नहीं मतलब, लेकिन ये 10 ही बना रहेगा। तो जब पहला स्फीयर सिस्टम, इस सिस्टम से पहला स्फीयर निकालोगे तो यहाँ 10 ही आएगा, दूसरा निकालोगे तब भी यहाँ 10 ही आएगा, और 10 में से 10 गए, यहाँ कितना आया 0, तो बचा कितना। जब ये 0 हो गया, सोचो वापस बोल रहे हैं D को कांस्टेंट कर दो, D कांस्टेंट करते ही यहाँ D1 नहीं होगा, यहाँ D2 नहीं होगा, D ही रहेगा। और जब ये D और D रहेगा तो ये पूरा फैक्टर कितना हो गया 0। इस पूरे फैक्टर के 0 होते ही 2 इंटू U1 माइनस U2 x इज इक्वल टू कितना 0। इसका मतलब प्लेन मिला x बराबर 0। U1 U2 कुछ भी रहे, मिलना तो हमको x बराबर 0 है, और हम जानते हैं x बराबर 0 किसके घर में x 0 होगा, YZ प्लेन के, YZ प्लेन। इसका मतलब यहाँ जैसे हमने D को कांस्टेंट किया, U बदलता रहे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन D को कांस्टेंट करते ही अब इस पूरे सिस्टम में जितने स्फीयर आएंगे हर स्फीयर के लिए सिर्फ एक रेडिकल प्लेन होगा, कौन, x बराबर 0। तब ये कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर का काम कर सकता है। यानी बस जो कमी है वो कमी इतनी है कि इसे D को फिक्स कर दिया जाए, इसे D को कह दो कि D एब्सोल्यूट कांस्टेंट होगा, उसके अलावा नहीं। और U कौन, पैरामीटर, U बदलते रहो, हर बार एक एक नया नया मेंबर इसी फैमिली का मिलता रहेगा, और हर मेंबर को लिखने पर किसी भी 2 मेंबर को उठाएंगे, रेडिकल प्लेन कौन आएगा, x बराबर 0। याद रखना, जिस दिन हमने पूरा सेंटर x एक्सेस पर बैठा दिया उस दिन रेडिकल प्लेन है x बराबर 0। तो इसका मतलब जिस दिन सारे सेंटर y एक्सेस पर बैठेंगे उस दिन रेडिकल प्लेन होगा y बराबर 0। जिस दिन सारे के सारे छल्ले z एक्सेस पर पिरोए जाएंगे उस दिन जो सेंटर होगा वो होगा, सॉरी, उस दिन रेडिकल प्लेन होगा z बराबर 0। यही अंतर है इसका। चलो शुरुआत करते हैं लिखने की। 2u1 माइनस u2 x, और यहाँ पर था प्लस d1 माइनस d2 बराबर 0, ये इनिशियल में था। इसे इक्वेशन नंबर 2 दो। अब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। लिखना, दिस डिपेंड ऑन D, दिस डिपेंड, दिस का मतलब कौन, ये जो रेडिकल प्लेन आया ये रेडिकल प्लेन D पर डिपेंड कर रहा है, ये D वाला, ये दिस डिपेंड ऑन D, ठीक। एंड हेंस, और इसलिए, एंड हेंस, ठीक, विल बी डिफरेंट, और इसलिए अलग अलग होगा। एंड हेंस विल बी डिफरेंट पेयर्स ऑफ स्फीयर्स, ठीक, फ्रॉम सिस्टम 1, फ्रॉम सिस्टम 1। एंड दिस डिपेंड ऑन D, ये पूरा का पूरा रेडिकल प्लेन कह रहे हैं कि D पर डिपेंड कर गया। एंड हेंस विल बी डिफरेंट, और इसलिए अलग अलग होगा। एंड हेंस विल बी डिफरेंट पेयर ऑफ स्फीयर्स फ्रॉम सिस्टम 1, इसलिए जब आप पहले सिस्टम से अलग अलग स्फीयर निकालोगे तो उसके लिए भी ये कैसा आएगा, अलग अलग ही आएगा, ठीक।
और जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि रेडिकल प्लेन तो सेम टू सेम आना चाहिए। तो इसीलिए फिर आगे बढ़ाते हैं। इसलिए यदि एनी टू स्फीयर्स, ठीक, बिलोंग टू द सिस्टम 1, इसलिए अगर कोई भी दो स्फीयर जो कि पहले वाले सिस्टम से बिलोंग करते हैं, पहला सिस्टम मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी बराबर 0, जिसको हम कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर बोल रहे हैं। अगर कोई भी दो स्फीयर उस सिस्टम से बिलोंग करते हैं, शुड हैव, तो वो रखेंगे शुड हैव, चूँकि हम उसको कोएक्सियल बोल रहे हैं इसलिए दोनों को सेम रेडिकल प्लेन रखना पड़ेगा। शुड हैव सेम रेडिकल प्लेन, सेम रेडिकल प्लेन, शुड हैव सेम रेडिकल प्लेन। देन, और उनको सेम रखने के लिए हमको डी के ऊपर बाउंडेशन लगानी पड़ेगी। देन डी मस्ट बी, नाक लिहाज इज्जत बची रहे, उसके लिए जब भी मेहमान आए घर के उस लड़के को बाजार भेज दिया जाता है जो दूसरे के भी प्लेट से बिस्किट निकाल सकता है। वो लड़का यहाँ पर डी है। डी को अगर आपने वेरिएबल छोड़ दिया, ये खुला घूम गया, तो इसका मतलब ये पहले स्फीयर को चुनने पर अपनी वैल्यू को D1 करेगा, दूसरे स्फीयर को चुनने पर अपनी वैल्यू को D2 करेगा, तीसरे को चुनने पर अपनी वैल्यू को D3 करेगा, और ये भद्द पिटा देंगे अच्छे से, क्योंकि पहली बार D1 माइनस D2 अगला कांस्टेंट, अगली बार D2 माइनस D3 अगला कांस्टेंट, फिर लेंगे D3 माइनस D4 अगला कांस्टेंट, D1 माइनस D5 अगला कांस्टेंट। अरे ये कांस्टेंट ही बदल गया ना, तो ये हर बार सेम आता रहे, फिर भी ये बार बार ये रेडिकल प्लेन बदलता रहेगा। और रेडिकल प्लेन बदलता रहेगा तो जिस वन को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर मानने जा रहे हो वही नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंट रेडिकल प्लेन आने वाले नहीं है। एक सिस्टम के लिए केवल एक ही रेडिकल प्लेन आता है, ये ब्रह्मांड का यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसीलिए अगर ऐसा करना है तो इस लड़के को बाजार भेजना है, यानी कि इस डी को कहना पड़ेगा कि डी हर हाल में रहेगा, तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट ही रहेगा। लिख रहे हैं, देन डी मस्ट बी एन absolute constant, एन एब्सोल्यूट कांस्टेंट। और जैसे डी एब्सोल्यूट कांस्टेंट हुआ, देन डी के कांस्टेंट होते ही, अब डी तो बदलने से रहा तो डी नहीं बदलेगा, तो D1 और D2 तो आने वाले नहीं हैं, तो देन D1 बराबर D2, और ये सब बराबर हो गए किसके, डी के। दिस इंप्लाइज दैट, और तब हमारा जो रेडिकल प्लेन मिला, देन रेडिकल प्लेन इज D1 बराबर D2 यानी 0 हो गया, तो 2 इंटू U1 माइनस U2x बराबर 0, दैट इज रेडिकल प्लेन आया x बराबर 0, ये रहा, यानी YZ प्लेन। अब तो सब के लिए यही आने वाला है, क्योंकि ना तो इसमें U1 शामिल है ना इसमें U2 शामिल है, जो शामिल हुआ भी वो कितना उधर हट गया। तो इसका मतलब हेंस, इसलिए फाइनल कंक्लूजन अब हम लिख रहे हैं, हेंस सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको मिल चुका है, हेंस समेशन x स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इक्वल टू 0, वेयर, आगे लिख देना अब, क्योंकि अब इन पर शर्त लग चुकी है। अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, अब आगे जब शर्त लगाएंगे तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। वेयर u इज़ वेरिएबल, u कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग इसको पैरामीटर भी बोलते हैं। वेयर u इज़ वेरिएबल एंड d इज़ कांस्टेंट, इज़ ये है, इज़ इक्वेशन ऑफ a coaxial system of spheres, coaxial systems of spheres, ठीक, with the common radical plane, with the common
विद द कॉमन रेडिकल प्लेन, और सबका कॉमन रेडिकल प्लेन है x इज इक्वल टू 0। ये रहा। अब अगर हमको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर मानना हो और हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी गई हो, तो हम तुरंत मान लेंगे कि मेरा कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर होगा समेशन x स्क्वायर प्लस 2ux प्लस d इक्वल टू 0। इसका मतलब हम पूरे के पूरे स्फीयर जितने भी सिस्टम में हैं उन सब का सेंटर किस पर मान रहे हैं, x एक्सेस के ऊपर मान ले रहे हैं। y पर मान सकते हैं, अगर y पर मानना होगा जिस दिन, तो उस दिन यहाँ पर रेडिकल प्लेन आएगा y बराबर 0। y बराबर 0 का मतलब xz प्लेन हो गया। ठीक, इसमें समझने की बात है कि हम इसमें स्फीयर को इस तरीके से लिए हुए हैं कि ये सारे के सारे जो सेंटर आ रहे हैं वो केवल और केवल यक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब हर गोला बिल्कुल ऐसा, जैसे एक डंडी ले लो, उस डंडी में छोटी छोटी गोलियों को पिरो दो और गोलियों को इस तरीके से पिरो कि ये लाइन एकदम मिड से हो करके उनके सेंटर से हो करके जा रही हो। तो सबके ऊपर गोलियां पिरोई गई हैं। अब सारे सेंटर इसी पर बैठे हुए हैं यक्स एक्सिस के ऊपर। अब इसके लिए जो रेडिकल प्लेन होगा वो होगा वाई जेड। अगर ये यक्स एक्सिस है, ये यक्स एक्सिस है, ऐसा दिखा रहे हैं, ये यक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई वाई एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो मार्कर होगा ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा बाहर की तरफ। इस पर हम लिख दे रहे हैं, ये है x, ये है y और ये बाहर का z है। ठीक, हम सारे के सारे लोगों को इस पे पिरो रहे हैं x एक्सिस के ऊपर, यानी जितने भी स्फीयर हैं वो यहाँ पर हैं, सब के सेंटर यहाँ हैं, ये इस पर पिरोए गए हैं। तब ऐसे केस में जो इनका रेडिकल प्लेन आ रहा है, ठीक, इनका रेडिकल प्लेन x बराबर 0 यानी वाई जेड प्लेन आ रहा है, वाई जेड प्लेन, ये y और ये z, वाई जेड प्लेन, ये इसको टच करते हुए जा रहे हैं। ठीक, इसका मतलब ये ऐसे नहीं होंगे क्योंकि इन सब के लिए अब कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ये देखना, पहला, दूसरा, तीसरा स्फीयर, चौथा स्फीयर, पांचवा स्फीयर। चूँकि ये गोला है तो ये वाई जेड प्लेन बाहर का है। ये सारे लोग इस तरीके से हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट, कोई भी दो स्फीयर लेंगे उसके लिए यही वाई जेड प्लेन निकल करके आएगा। हर बार रेडिकल वाई जेड प्लेन आएगा, रेडिकल प्लेन। ठीक, अगली हेडिंग इसमें डाल देना, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर। लिमिटिंग पॉइंट हिंदी होती है इसकी सीमांत बिंदु। लिमिटिंग पॉइंट, लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ या लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। ठीक, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर। अगर आपको कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर दिया गया है तो उसका लिमिटिंग पॉइंट, सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट है, इस सिस्टम में हर वो स्फीयर जिसकी रेडियस 0 होगी। वापस सुनना, जो कोएक्सियल सिस्टम हमको दिया गया है उस कोएक्सियल सिस्टम का हर वो स्फीयर जिसकी रेडियस 0 होगी वो मेरे इस दिए गए सिस्टम के लिए लिमिटिंग पॉइंट कहा जाएगा। और याद रखो, जिस दिन स्फीयर की रेडियस 0 हो गई वो एक पॉइंट बन करके रह जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए नाम दिया गया है लिमिटिंग पॉइंट, सीमांत बिंदु। जैसे अभी जो फिगर बनाए हुए थे, इस फिगर को देखना, ये पहला स्फीयर था, ठीक, ये दूसरा स्फीयर इसका,
ये इसका तीसरा स्फीयर। अगर एक चीज़ ध्यान दो तो स्फीयर की रेडियस धीमे धीमे छोटी होती जा रही है, छोटी होती, और होते 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 ये एक पॉइंट, ये जो ओरिजिन है 0 0, ये सबसे छोटा है, इसी का ही मेंबर पॉइंट है और इसकी रेडियस कितनी है 0। तो इस पूरे सिस्टम के लिए ये ओरिजिन किसका काम करेगा, लिमिटिंग पॉइंट का काम करेगा। तो किसी कोएक्सियल सिस्टम्स के वो स्फीयर जिनकी रेडियस 0 होती है। अच्छा, किसी सिस्टम में जैसे अब इसको बनाए हैं तो इसमें एक है, 3D में ऐसे कई होंगे जिसमें एक से ज़्यादा आएंगे, कि ऐसे भी स्फीयर मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखना, हो सकता है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ इस तरीके से मिल रहा है, तो यहाँ एक ओरिजिन आ गया। अब ये कुछ ऐसा मिल जाए किसी के अंदर में भी एक संरचना, चूंकि 3D का शेप है तो बोर्ड पे नहीं बन सकता, जहाँ पर यहाँ बाहर कहीं पर एक पॉइंट यहाँ पर 0 होता हुआ नजर आए, सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हों, भीड़ लगा रहे हों। ठीक, रियल एनालिसिस जब पढ़ा जाता है 3rd ईयर में, तो वहाँ पर इस लिमिटिंग पॉइंट को खूब अच्छे से समझ में आता है। यहाँ तो 3D का मामला है, तो 3D वाले में हम स्पेस में चीज़ें बना नहीं सकते, इसलिए इसको इस तरीके से समझना पड़ रहा है, एक मजबूरी है। सिर्फ इतनी बात याद रखना, कोएक्सियल सिस्टम दिया गया है, उस कोएक्सियल सिस्टम में वो सारे स्फीयर इकट्ठे कर लो जिनकी रेडियस कितनी है 0, यही लोग क्या कहलाएंगे, लिमिटिंग पॉइंट कहलाएंगे। ठीक, लिखना इसको, पॉइंट स्फीयर, चूंकि रेडियस 0 है इसलिए हम उनको पॉइंट स्फीयर कह रहे हैं। पॉइंट स्फीयर, ठीक, ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम, of the coaxial system, point sphere of the coaxial system are called limiting point, are called limiting point of the system, ऑफ द सिस्टम। ये तो एक डिफिनेशन हुई, पॉइंट स्फीयर ऑफ कोएक्सियल सिस्टम। जो आपका कोएक्सियल सिस्टम दिया गया है उसके अंदर जो पॉइंट स्फीयर है, मतलब वो स्फीयर जिनकी रेडियस 0 है, उन्हीं को लिमिटिंग पॉइंट कहा जाता है। और अथवा दूसरी डिफिनेशन इसकी है, दूसरी डिफिनेशन है द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स, द सेंटर्स, सेंटर लिख के ब्रैकेट में एस लिख रहे हैं, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स ऑफ द स्फीयर्स ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम्स, ठीक, विच हैव 0 रेडियस, विच हैव 0 रेडियस। किसी कोएक्सियल सिस्टम के उन स्फीयर्स का सेंटर, किसी कोएक्सियल सिस्टम के उन स्फीयर्स का सेंटर विच हैव 0 रेडियस, जो स्फीयर कैसे हैं 0 रेडियस रखते हैं। सोचो जब रेडियस ही 0 होगी तो इसका मतलब सेंटर सेंटर होगा, तो जब सेंटर सेंटर होगा तो उन्हीं सेंटर को ही कलेक्ट कर लो, वही सारे सेंटर आपके क्या कहलाएंगे, लिमिटिंग पॉइंट कहलाएंगे। ठीक, विच हैज 0 रेडियस आर कॉल्ड, कहे जाते हैं, are called the limiting point, are called the limiting points of the coaxial system, of the coaxial system। ये कोएक्सियल सिस्टम के लिए लिमिटिंग पॉइंट कहे जाते हैं। ठीक, लिमिटिंग पॉइंट निकालने का तरीका होता है, ठीक, उस तरीके को अभी हम छोटे से इस पर लिखा दे रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना होता, जो सिस्टम हमको दिया गया है, जैसे हमें एक कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर दिया जाता है तो उस कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर की हम रेडियस निकाल लेते हैं। और रेडियस, चूँकि अब कोएक्सियल सिस्टम में जितने स्फीयर हैं उसके लिए हमने रेडियस का फार्मूला काउंट किया,
रेडियस निकालने के बाद हमको सिर्फ उन स्फीयर को चाहिए, केवल उन स्फीयर को चाहिए जिनकी रेडियस कितनी हो, 0। तो r बराबर जो निकाले हुए हैं r बराबर कितना कर देंगे, 0। r बराबर 0 करते ही हमको वहाँ से जो कुछ भी मिलेगा उसको सेंटर में रख देंगे, क्योंकि सेंटर भी निकालेंगे, सेंटर में उठा करके उस वैल्यू को पुट कर देंगे। जितना आएगा वो केवल वो सेंटर आए हैं जिनके लिए रेडियस कितनी हुई है, 0, क्योंकि r इज इक्वल टू 0 के सापेक्ष निकाले गए हैं। तो वही सेंटर मेरे लिए लिमिटिंग पॉइंट का काम करेंगे। लिख देना इसी बात को। रूल्स टू फाइंड हेडिंग डाल देना, रूल टू फाइंड लिमिटिंग पॉइंट, रूल टू फाइंड लिमिटिंग पॉइंट। लिमिटिंग पॉइंट्स को निकालने का तरीका, ठीक है, उसके नियम। सबसे पहला काम जो है, पहला काम क्या, हम इसको सीधे वैसे ही लिख रहे हैं, लिखना इक्वेट टू 0, इक्वेट टू 0, ठीक, द रेडियस ऑफ द सिस्टम, द रेडियस ऑफ द सिस्टम। सबसे पहला काम आप कीजिए कि जो कोएक्सियल सिस्टम आपको दिया गया है उस कोएक्सियल सिस्टम की रेडियस को बराबर कर दीजिए 0 के। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है, किसी के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए कि रेडियस को बराबर कर दिए 0 के तो वहाँ से हमको कौन सी वैल्यू मिलने वाली है। ये याद रखना, हम रेडियस जो भी बराबर 0 कर रहे हैं वो पूरे सिस्टम की रेडियस को 0 कर रहे हैं। और सिस्टम में एक स्फीयर है नहीं, सिस्टम में एक से ज़्यादा स्फीयर हैं। जैसे मान लो सिस्टम में 10 स्फीयर हुए, तो 10 स्फीयर हुए तो हम पूरे सिस्टम की रेडियस जब निकालेंगे तो पूरे सिस्टम की रेडियस में हर स्फीयर अपनी अलग अलग रेडियस भी रख सकता है। तो जब पूरे सिस्टम में हर स्फीयर अलग अलग रेडियस लिखेगा तो इसका मतलब सिस्टम की स्फीयर जब भी आएगी वो किसके फॉर्म, सॉरी, सिस्टम की रेडियस जब आएगी वो किसके फॉर्म में आएगी, वेरिएबल के फॉर्म में आएगी। और उस वेरिएबल के फॉर्म को हम बराबर कर रहे हैं किसके, 0 के। तो पूरे सिस्टम का जब सेंटर भी आएगा तो सेंटर भी किस फॉर्म में आएगा, वेरिएबल के फॉर्म में आएगा। और वेरिएबल के फॉर्म वाला सेंटर हम रखे रहेंगे। अब इनमें से हमको सिर्फ उन सेंटर को चुनना है जिन सेंटर के लिए रेडियस कितनी होगी, 0। तो रेडियस बराबर 0 हमने कर ही दिया खुद से। यहाँ से किसी पैरामीटर की वैल्यू आएगी जो इसमें इन्वॉल्व होगा, उस वैल्यू को यहाँ पर उठा करके रख देंगे। हर बार उस वैल्यू के लिए ये सेंटर उस स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, 0 होगी। यही काम हमको करना है। अभी हम इसका तुरंत यहीं पर न्यूमेरिकल करा के दिखा रहे हैं। इक्वेट टू 0, सबसे पहला काम कीजिए कि आप सब कुछ बराबर कर दीजिए 0 के। किसको, द रेडियस ऑफ द सिस्टम, ठीक, जो आपको सिस्टम दिया गया है उसकी रेडियस को 0 कर दीजिए। एंड देन, और इसके बाद अगला काम जो करना है, एंड देन करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट मतलब रेडियस 0 होने के करस्पॉन्डेंस में इसके अनुरूप काम करना है। करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट एंड देन द करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सेंटर्स, ठीक, गिव द लिमिटिंग पॉइंट, गिव द लिमिटिंग पॉइंट, ठीक। और इस रेडियस 0 करने पर जो कुछ भी मिलेगा उसके करस्पॉन्डेंस में जो जो सेंटर हमको मिलेंगे वही सेंटर हमें क्या देंगे, लिमिटिंग पॉइंट देंगे। ये लिख लो इतना। अच्छा, जब एक कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर दिया जाता है तो वो स्फीयर का एक पूरा परिवार है। और जब वो स्फीयर का परिवार है तो परिवार के मेंबर आपस में झगड़े लड़ाई भी कर सकते हैं। परिवार में ऐसे भी मेंबर हो सकते हैं जो एक दूसरे के केवल टच में रहें। परिवार में ऐसे मेंबर भी हो सकते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल टच में ना रहें, मतलब एक दूसरे से बात ही ना करें। ऐसे लोग भी घुरमुसाहे टाइप के जो होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। तो इसी तरीके से जो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर आता है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर में एक से ज़्यादा स्फीयर हैं तो खुद ही एक परिवार है। तो ऐसा हो सकता है कि उस परिवार के लोग एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे के टच में रहें, एक दूसरे को टच करें, या ऐसा भी हो सकता है वो एक दूसरे को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट ना करें। तो ये सारी बातें हम केवल और केवल सिस्टम में डी को देख करके बता सकते हैं। उस बात को नोट में लिख लेते हैं।
नोट करके लिखना, नोट लिखना, members of the coaxial system, members of the coaxial systems, coaxial systems के जो मेंबर होते हैं, members of coaxial system सीधे ऐसे लिखना, ठीक, intersect one another, intersect वन अनदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वन अनदर, ठीक, कॉमा, टच वन अनदर, एक दूसरे को टच करते हैं, टच वन अनदर, ठीक, और डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक, वन अनदर, डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, या एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग एज डी लेस देन 0, कॉमा, डी इक्वल टू 0, ठीक, और अथवा डी ग्रेटर देन 0 रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, ठीक। सुनना, जिस दिन कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर का समीकरण हमको दिया गया है, जैसे मान लो हमें दिया जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं जो अभी अभी लिखे हुए थे, समेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2ux और प्लस 6 लिख दिया गया, ठीक, ये हमको सिस्टम ऑफ स्फीयर दिया गया इज इक्वल टू 0 करके। तो यहाँ पर इसको साफ देखने पर पता चल जाता है ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम में जितने भी स्फीयर होंगे, वापस सुनना, इस सिस्टम में जितने भी स्फीयर होंगे वो बिल्कुल भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं, ये इतना, समेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2ux इज इक्वल टू 0, इसमें कांस्टेंट का टर्म हाई नहीं है, ठीक, डी बराबर 0 है, डी बराबर 0 होने का मतलब इसके जितने भी मेंबर होंगे वो एक दूसरे को केवल टच करते हुए जाएंगे, ठीक। और अगर हम इसी को भर देते हैं -2, तो -2 भरते ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब अब की बार मेंबर्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम इंटरसेक्ट वन अदर, एक दूसरे को काटते हुए जाएंगे, ठीक। वापस सुनना, एक दूसरे को काटते हुए, इसका मतलब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते जा रहे हैं, लड़ना झगड़ना सबसे रद्दी काम है, इसका मतलब डी कैसा रहा, नेगेटिव रहा, ठीक। डी बराबर 0 हो गया, डी बराबर 0 होने का मतलब है अब एक दूसरे के टच में बने रहेंगे, और डी पॉजिटिव हो गया, डी के पॉजिटिव होते ही इसका मतलब हो गया एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक। सिर्फ डी की वैल्यू को देख करके, अब ये तो हम सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखे हुए हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है, डी इक्वल टू 0, ये हमने सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर लिखा हुआ है। सिर्फ डी को देखो, वापस सुनना, अगर डी नेगेटिव होता है तो इसमें जितने मेंबर हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जाएंगे, ठीक, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर यही d इज इक्वल टू 0 होता है तो एक दूसरे को टच करते हुए जाएंगे, और यही अगर d पॉजिटिव होता है तो एक दूसरे को बिना इंटरसेक्ट किए हुए निकल जाएंगे। अब तुरंत हम लिमिटिंग पॉइंट का एक न्यूमेरिकल उठा ले रहे हैं। प्रॉब्लम है, फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट, फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट, फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम, of the coaxial system, ठीक, of spheres, coaxial system of spheres determined by the spheres, determined by the spheres समेशन एक्स स्क्वायर, मतलब वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा स्क्वायर दिया गया है समेशन
एक्स स्क्वायर माइनस 6y माइनस 6z प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो न्यूमेरिकल कह रहा है आप लिमिट पॉइंट निकालिए उस कोएक्सियल सिस्टम का जो कोएक्सियल सिस्टम दो स्फीयर्स के द्वारा डिटरमाइंड होते हैं। पहला स्फीयर ये रहा S1, दूसरा स्फीयर S2। और हमको पता है कि जब हमको दो स्फीयर S1 S2 दिए जाते हैं तो इनसे होकर के या इस स्फीयर से जनरेट होने वाला, इस स्फीयर से डिटरमाइन होने वाला जो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर होता है वो होता है S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 बराबर 0। या जिसकी मर्जी वो ये भी लिख सकता है S2 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 बराबर 0। हम वापस न्यूमेरिकल दोहरा रहे हैं। न्यूमेरिकल कह रहा है फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट। आप लिमिटिंग पॉइंट निकालिए किसका? ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। स्फीयर्स के कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर के इस परिवार का आप लिमिटिंग पॉइंट निकालिए। लेकिन ये जो सिस्टम है ये कैसा है? डिटरमाइंड बाई, ये ज्ञात होता है बाई द स्फीयर दिस एंड दिस। ये इन दिए गए दोनों स्फीयर से ज्ञात होता है। तो इन्होंने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी है कि इनसे ज्ञात होता है, सिस्टम निकाल करके नहीं दिया। तो जब सिस्टम निकाल करके नहीं दिया है तो इसका मतलब सिस्टम हमको निकालना पड़ेगा। चूँकि ऑप्शनल पेपर में ये होता है कि आपको सिस्टम ही दे दिया जाता है। तो अब जब सिस्टम दिया जाएगा ना तो साफ पता चलेगा सिस्टम आपको वेरिएबल के ही टर्म में दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं हम इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले हम सिस्टम बनाएंगे, लिखना सॉल्यूशन। ठीक, पहले स्फीयर को S बोल रहे हैं, दूसरे स्फीयर को S डैश बोल रहे हैं। तो हमें दिया गया है कैपिटल S इज इक्विवेलेंट टू समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 3x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। पहला स्फीयर हो गया। दूसरा स्फीयर हमको दिया गया है S डैश इज इक्विवेलेंट टू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6y माइनस 6z प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, ये परिवार के दो मेंबर दिए गए हैं और ये दो पता हैं तो रेडिकल प्लेन निकाल लेते हैं लगे हाथ, देखते हैं। ठीक, लिखना है यहीं पर रेडिकल प्लेन इज implies दैट रेडिकल प्लेन इज, तो इनका जो रेडिकल प्लेन होगा वो होगा, चलो उस रेडिकल प्लेन को P बोलते हैं, तो P इज इक्विवेलेंट टू S माइनस एस डैश इक्वल टू 0। दोनों को घटा दिया जाता है। दोनों को घटाएं अगर तो देखो P कितना मिलेगा, यहीं से घटा दो। S माइनस एस डैश ये तो पूरा कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, कैंसिल आउट। 3x, ठीक, घटा रहे हैं तो 3x माइनस इधर से माइनस माइनस प्लस, चूँकि S माइनस एस डैश कर रहे हैं देखना, तो 3x माइनस माइनस प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ पर x है ही नहीं, ये y का टर्म है तो यहाँ x मौजूद नहीं है तो सीधे 3x उतर आएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट p इज इक्विवेलेंट टू 3x एज इट इज़। अच्छा y का टर्म माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 6y, तो माइनस 3y प्लस 6y दैट इज इक्वल टू प्लस 3y, तो प्लस 3y ये आया। जेड के टर्म देखते हैं, हाँ ठीक है, ऊपर जेड का टर्म नहीं है नीचे है तो माइनस करने पर ये प्लस 6z हो जाएगा, तो प्लस 6z और कांस्टेंट 6 प्लस ये पूरा घट करके 0, यानी जी दिस इज इक्वल टू 0। एक चीज़ गौर करो, अभी अभी पीछे थ्योरी पढ़ी गई थी जिसमें हम लोगों ने कहा था जब सिंपलेस्ट फॉर्म दिया जाएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में वो d हमने कांस्टेंट कर दिया था। यहाँ तुम गौर करो, यहाँ जब पूरा दोनों स्फीयर एक ही परिवार से निकले हैं लेकिन d कितना है, दोनों में 6 है, कांस्टेंट हिस्सा लगा हुआ है। इसको और आसान कर ले रहे हैं, रेडिकल प्लेन हमको मिलेगा P इज इक्विवेलेंट टू रेडिकल प्लेन, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करने पर ये मिलता है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। रेडिकल प्लेन आ चुका है तो रेडिकल प्लेन मिल गया, तो सोचो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर क्या होगा, s प्लस, हम जानते हैं लिखना मत, s प्लस लैम्डा इंटू एस माइनस एस डैश, और s माइनस एस डैश ही तो कैपिटल P है, तो इसका मतलब कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर होगा s प्लस लैम्डा इंटू P इक्वल टू 0। ये रहा, लिखते हैं इस बात को, लिखना therefore the equation of the coaxial
सिस्टम, ठीक, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर इज, ऑफ स्फीयर्स इज, इसलिए स्फीयर्स का जो कोएक्सियल सिस्टम होगा उसका इक्वेशन लिखा जाएगा S प्लस लैम्डा पी बराबर 0। ये रहा। ठीक, जोड़ते हैं। कैपिटल यस ये सामने मौजूद है, ठीक, तो इसका मतलब आया और समेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक, माइनस 3y, ये हिस्सा हुआ, प्लस 6, ठीक, प्लस लैम्डा इंटू पी, पी का मतलब ये रहा मौजूद, सॉरी ये x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो एज इट इज़ रहेगा समेशन एक्स स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ से लैम्डा एक्स और यहाँ से 3x, तो x को कॉमन कर लेते हैं, 3 प्लस लैम्डा यानी प्लस लैम्डा प्लस 3 इंटू एक्स, यह हिस्सा हुआ। अगला देखते हैं, यहाँ से लैम्डा वाई, ठीक, ये हो गया लैम्डा वाई, और यहाँ से हो गया माइनस 3y। तो अगर हम इसमें से माइनस वाई कॉमन करते हैं तो माइनस कॉमन किए तो ये लैम्डा माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस लैम्डा वाई, ये हिस्सा हुआ। अच्छा, इधर से प्लस 2 लैम्डा जेड, ये हो गया, और कांस्टेंट टर्म प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर। अब रूल याद करो, रूल में हमने कहा था इस कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर का सेंटर रेडियस दोनों निकाल लेते हैं। तो पहले इसका सेंटर लिख लेते हैं, ठीक, लिखना इट्स सेंटर इज, इट्स सेंटर इज, इसका जो सेंटर होगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, माइनस यू का मतलब x के कोऑर्डिनेट का आधा नेगेटिव साइन के साथ, x का कोऑर्डिनेट लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन साइन कैसा, नेगेटिव, माइनस यू, ठीक, या लिखना चाहो तो हम लिख दें माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ठीक, दैट इज, चलो, माइनस लैम्डा माइनस 3 अपॉन 2, ये हो गया, ठीक। y का कोऑर्डिनेट होता कितना था, 2v, और जब ये 2v था तो v बराबर कितना हुआ है, ये पूरा हिस्सा डिवाइडेड बाई 2, लेकिन यहाँ तो माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये एज इट इज़ उत्तर आएगा 3 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, ये हिस्सा हुआ, और ये खुद ही 2 लैम्डा है, तो आधा करने पर बचा लैम्डा और साइन आएगा माइनस लैम्डा, ये सेंटर आ गया। अब रेडियस निकाल लेते हैं। एक काम करो, जो सेंटर आया है इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो, और अब हम बात करते हैं रेडियस की। एंड रेडियस इज, और अगर रेडियस का फार्मूला याद हो तो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होता था, और हमें यहाँ रेडियस निकाल करके उसे बराबर कर देना है 0 के, लेकिन पहले हम रेडियस निकालेंगे, अंडर रूट यू स्क्वायर, ठीक, तो यू कितना, लैम्डा प्लस 3, ठीक। अच्छा, ये यू नहीं है, ये 2u है, तो u कितना होगा, इसका आधा, तो लैम्डा प्लस 3 अपॉन 2, यानी लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, ठीक। याद रखना x का कोऑर्डिनेट जो होता है, सॉरी x का कोफिशिएंट वो 2u होता है, ठीक। तो अभी ये 2u है, इसका आधा करेंगे तो ये u बन जाएगा। इसी तरीके से v स्क्वायर ये सामने मौजूद है, ठीक। अगर इसको देखा जाए, लिखा है 3 माइनस लैम्डा, चाहे लिखे 3 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, चाहे लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो प्लस लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन, इसका भी तो आधा किए थे, तो अपॉन 4, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, तो डब्ल्यू देखना, डब्ल्यू सिर्फ और सिर्फ लैम्डा होगा, तो प्लस लैम्डा स्क्वायर, और माइनस डी, तो डी 6 है, -6, ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ध्यान देना, 4 यहाँ 4 से गुणा 4 से भाग कर दो, ठीक है, यहाँ भी 4 से गुणा 4 से भाग कर दो, तो कुल मिला के 1/4 यानी कि 1/2 बाहर आएगा, तो बाहर आ गया 1/2।
ठीक, बाहर 1/2 आएगा, इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना। लैम्डा स्क्वायर यहाँ से, लैम्डा स्क्वायर यहाँ से, 2 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ 4 को बाहर किया तो 4 लैम्डा स्क्वायर, 4 1 5 1 6, 6 लैम्डा स्क्वायर। तो ये होगा √6 लैम्डा स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान देना, ये +3 है, ये -3 है, तो 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 9 को 9, 9 दूनी 18, यहाँ से बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद का हिस्सा, अभी इस हिस्से को देखना। अच्छा, हम इसको लिख दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ये खुलेगा लैम्डा स्क्वायर +9 +6 लैम्डा। ठीक, इसका देखना ये कितना खुल रहा है। अब 4 तो हम बाहर ले ही चुके हैं, तो लैम्डा स्क्वायर +9 और -6 लैम्डा, ये हुआ। ये 4 लैम्डा स्क्वायर है, तो यहाँ पर हुआ 4 लैम्डा स्क्वायर। ठीक, अगली बात देखना, ये कितना होगा, ये होगा 4 बाहर आए तो 6 चौक 24, -24। ठीक, -24 में तो ये तो हो गया इतना जुड़ करके, इतना 6 लैम्डा। अच्छा, +6 लैम्डा -6 लैम्डा कैंसिल आउट हुआ, 9 को 9, 9 दूनी 18, 18 2 20, 4 24, यानी -6। ये रहा। √6 लैम्डा स्क्वायर -6, ये रेडियस आई है। और अब हम बात कर रहे हैं, हमको निकालना है लिमिटिंग पॉइंट। लिमिटिंग पॉइंट वो स्फीयर होते हैं जिनकी रेडियस कितनी होती है, 0। तो हम इसी रेडियस को उठा करके बराबर कर देंगे 0 के। लिखना अब इस बात को। हम वापस दोहरा रहे हैं, लिमिटिंग पॉइंट उन स्फीयर्स के सेंटर होते हैं जिनकी रेडियस 0 होती है। तो रेडियस मौजूद है, सेंटर मौजूद है, रेडियस की वैल्यू बराबर कर देंगे 0 के, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। लैम्डा की उस वैल्यू के लिए ये जो सेंटर आ रहे हैं ये लिमिटिंग पॉइंट का काम करेंगे। लिखना, सिंस लिमिटिंग पॉइंट्स, सिंस लिमिटिंग पॉइंट्स, ठीक, आर पॉइंट स्फीयर्स, since limiting points are point spheres, ठीक, that is are centers of spheres when radius equal to 0, जब रेडियस अपनी कितनी होगी 0। चलो रेडियस बराबर करते हैं 0 की। ठीक, तुम लोग अगली लाइन से करना, हम यहीं पर रेडियस 0 करते हैं। देखो ये रेडियस है, इसको हम बराबर कर दिए 0 के। तुम लोग अगली लाइन में लिखना, दैट इज 1/2 या सो लिख देना। सो टेक 1/2, सो टेक 1/2 √6 लैम्डा स्क्वायर -6 इक्वल टू 0। ये 2 उधर गया, इधर से 1/2 खत्म हुआ। ध्यान देना, 1/2 खत्म हुआ, रूट को हटाएंगे, ये पूरा का पूरा रूट खत्म होगा। 6 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 6, तो 6 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 6, 6 से 6 कटा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी लैम्डा इज इक्वल टू ±1। वापस हम दोहरा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था 1/2 √this, ये रेडियस थी, बराबर कर दिया 0 के, 2 इधर गया, ये खत्म हुआ, फिर रूट को भी हटा दिया, बचा 6 लैम्डा स्क्वायर -6 बराबर 0, यानी 6 से 6 को हटा दिया, तो आया लैम्डा स्क्वायर -1 बराबर 0, लैम्डा इज इक्वल टू ±1। इसी को उठा करके यहाँ पर रख दो, जो जो सेंटर मिलेंगे वही सेंटर। अब चूंकि 2 वैल्यू तो 2 सेंटर मिलेंगे, यानी 2 लिमिटिंग पॉइंट निकल करके आए। पुटिंग इट इन 1, पुटिंग इट इन 1, इस वैल्यू को यहाँ 1 में रखने पर, चलो रखते हैं। सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू +1 रख रहे हैं। जब लैम्डा इज इक्वल टू +1 रखेंगे तो देखना, लिमिटिंग पॉइंट्स आर, लिमिटिंग पॉइंट्स आर 1 रखो, -1 -3 -4 और 2 से कटा -2 कमा 1 रख रहे हैं, तो 1 रखने पर 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 रखो तो -1, पहला लिमिटिंग पॉइंट -2 1 -1 एंड दूसरा आपकी -1 रखो
तो -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1, अब -3 -2, यहाँ से आया -1, अगला -1 रखो, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आएगा 2, ठीक। अगले हिस्से में यहाँ पर केवल 1, ये लिमिटिंग पॉइंट आ गए। इसके बाद की बात अगले वीडियो में करेंगे।